एक लड़के की धूमधाम से शादी होती है और शादी होने के बाद वह अपनी ससुराल आ जाती है। लेकिन वहां पर जैसे उसको रहते हुए 10 दिन होते हैं तो 10 दिन बाद जो लड़का होता है वह अपने ही घर वालों को 3 लाख रुपए दहेज में देता है। कौन था वह लड़का और क्या कारण था जो वह अपने ही घर वालों को 3 लाख रुपए दहेज में देता है? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के इटावा के अंदर एक मुकेश नाम का लड़का रहा करता है। मुकेश जिसने अपनी पढ़ाई लिखाई कर ली है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद वह शादी के युग भी हो गया है। वह कंपनी में काम किया करता है तो घर वाले जब देखते हैं कि बेटा पढ़ लिख गया है और शादी के युग भी हो गया है और कमाने भी लगा है तो उसके बाद उसके लिए इधर उधर लड़की ढूंढने लगते हैं। ढूंढने से उन्हें पास ही के गांव में एक लड़की मिल जाती है जिस लड़की का नाम होता है सुमन। सुमन के घर में सुमन अपने घर की सबसे बड़ी लड़की थी और उससे 2 छोटी लड़कियां और थी और एक छोटा लड़का था। यानी कि परिवार के अंदर कुल 3 लड़कियां थी और एक लड़का था और पिता मेहनत मजदूरी किया करते थे। अब यहां पर जैसे मुकेश के घर वाले लड़की को देखते हैं तो देखते उसे पसंद कर लेते हैं और जैसे ही सुमन का फोटो मुकेश को दिखाया जाता है तो मुकेश भी उसे पसंद कर लेता है और शादी के लिए हामी भर देता है। यहां पर दोनों परिवार वालों की रजामंदी से शादी की एक तारीख तय की जाती है और दोनों परिवार शादी की तैयारियों में बहुत जोर शोर से जुट जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। जिस दिन शादी होनी थी उससे एक दिन पहले सुमन के घर वाले बड़ी धूमधाम से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे थे। वहीं पर जो सुमन की माँ होती है उसने दहेज के पैसों को एक बैग में रख रखा था, साथ में कुछ जेवर भी थे जो वह अपनी खुशी से उस बेटी को दे रहे थे और उस बैग को कमरे की एक सिंदूक में रख रखा था। सिंदूक का ताला लगा रखा था और चाबी हमेशा सुमन की माँ के पास ही रहा करती थी। परिवार के अंदर ढेर सारे लोग आए हुए थे और यहाँ पर म्यूजिक का प्रोग्राम भी किया गया था। लेकिन तभी इस चहल पहल के अंदर से उनकी संदूक से उस बैग को कोई लेकर फरार हो जाता है और तभी यहाँ पर उस संदूक का ताला खुला हुआ दिखाई देता है। अब जैसे सुमन की माँ देखती है कि ताला खुला पड़ा है तो उसके बाद वह देखने लगती है कि क्या हुआ जो इसका ताला खुला पड़ा है और जैसे वो संदूक खोलकर देखती है तो संदूक के अंदर ना तो दहेज के पैसे थे और ना ही वो जेवर थे जिन जेवरों को वो अपनी बेटी को खुशी खुशी देना चाहते थे। अब इसके बाद यहाँ पर जो सुमन की माँ होती है वह एकदम से चीखने चिल्लाने लगती है तो घर के अंदर जितने भी रिश्तेदार आए हुए थे वह धीरे धीरे उस कमरे के अंदर जमा होने लगते हैं। अब यहाँ पर रिश्तेदार जमा हो जाते हैं और यह बात सुमन के पिता को भी पता चलती है तो वह भी भागे भागे वहां पर आते हैं और वहां पर आने के बाद अच्छी तरह से इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई भी जगह नहीं थी जहां पर उस बैग को ढूंढा ना गया था और इस घर के अंदर किसी भी कोने में वो बैग उन्हें नहीं मिलता है। अब पूरा परिवार इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और यहाँ पर जो रिश्तेदार होते हैं वह भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हीं रिश्तेदारों में से एक व्यक्ति पुलिस को बुलाने के लिए कहता है और जहां पर जितने भी आदमी आए हुए थे उन सभी को तो इस घर के अंदर रोककर ही रखा था। उसके बाद यहां पर उस व्यक्ति के कहने पर जो सुमन के पिता होते हैं वह पुलिस को फोन कर देते हैं और पुलिस आकर भी यहां पर जांच पड़ताल करती है। लेकिन उस बैग का कोई भी अता पता नहीं होता। पुलिस वाले कंप्लेंट तो दर्ज करा लेते हैं लेकिन वे यहां से खाली हाथ चले जाते हैं और कहते हैं कि जैसी कोई बात पता चलती है तो उसके बाद हम आप लोगों को बता देंगे। पुलिस तो चली गई थी लेकिन यहां पर सुमन के जो पिता होते हैं वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि इन पैसों का इंतजाम उसने जैसे तैसे करके किया था। लड़के वालों की डिमांड थी कि उन्हें दहेज के अंदर 3 लाख रुपए नगद चाहिए होंगे और एक बाइक चाहिए होगी 2 लाख रुपए की। तो यहां पर सुमन का पिता सोचने लगता है कि अब तो मैं किसी से पैसों का इंतजाम भी नहीं कर सकता और कल शादी के दिन ही ये पैसे देने का तय किया गया है और जब वो लोग बारात लेकर आएंगे तो उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा और किस तरह से उनको पैसे दूंगा। इस बात को लेकर वह सभी रिश्तेदारों के सामने परेशान होता है लेकिन रिश्तेदारों के पास भी इतने पैसे नहीं थे और यहां पर जो कुछ रिश्तेदार समझदार होते हैं वो कहने लगते हैं कोई बात नहीं, अभी उनको नहीं बताते हैं और जब वो लोग बारात लेकर आ जाएंगे तो उसके बाद उनको बता दिया जाएगा। दूसरे दिन बड़ी धूमधाम से मुकेश के घर वाले बारात लेकर वहां पर पहुंचते हैं लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे उन लोगों को यह बात पता चलती है तो उन लोगों को यह बात बुरी तो बहुत लगती है लेकिन अब वो लोग बारात लेकर आ गए थे और वह चारों तरफ अपनी बदनामी नहीं करवा सकते तो इसी वजह से वो फिलहाल चुपचाप रहते हैं और धीरे धीरे ये शादी संपन्न हो जाती है। शादी संपन्न होने के बाद जो सुमन होती है वो मुकेश के साथ मुकेश के घर चली जाती है और यहाँ पर सुमन के पिता ने उन लोगों से वादा कर दिया था कि मैं कुछ ही दिनों में पैसों का इंतजाम करके आप लोगों तक पहुंचा दूंगा और आप कैसी भी चिंता मत करना। इस बात को सुनकर वो लोग सुमन को तो अपने साथ ले गए थे लेकिन वहां पर जाकर इस बात के बारे में सोचने लगते हैं और सोचते हैं कि उन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है और कहीं भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को यह बात लग रही थी कि जब उन लोगों ने शादी की बात की
थी और दहेज में 3 लाख रुपए लेने की बात की थी, तो जो सुमन के पिता होते हैं वो एकदम से हिचक गए थे, लेकिन फिर उन्होंने बाद में हामी भर ली थी और कहा था कि आप चिंता मत करो, धूमधाम से अपनी शादी की तैयारी करो और बाद में जब आप बारात लेकर आओगे तो उस टाइम पर मैं आपको 3 लाख रुपए दे दूंगा। वह सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं इसने हमसे झूठ कहा था और अपनी बेटी की शादी करा दी। इसी बात को सोचकर यहां पर जो लड़के का पिता होता है मुकेश का, वह सुमन के पिता के पास फोन करता है और उनसे कहने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप लोगों ने हमारे साथ धोखा किया हो। तो तभी जो सुमन के पिता होते हैं वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, दरअसल हमारे पैसे सच में ही चोरी हो गए थे। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कराई है और वहां पर जाकर आप पता कर सकते हो। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश के घर वाले होते हैं उनको इस बात पर विश्वास तो हो जाता है, लेकिन फिर भी वो इस बात से काफी ज्यादा परेशान थे कि इन लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है और बच्चे को शादी के दहेज में 3 लाख रुपए तो मिलने ही चाहिए थे। यह बात सोचकर ये काफी देर तक इस बात पर सोच विचार करते हैं और सोच विचार करने के बाद एक बात तय होती है। ये लोग कहते हैं कि ठीक है उन लोगों ने दहेज नहीं दिया, शादी कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो हमारे पास एक मौका है और हम इस मौके का भरपूर फायदा उठाएंगे। तभी जो दूसरा व्यक्ति होता है वो पूछने लगता है कि अब क्या मौका है, अब तो बेटे की शादी हो गई है। तभी जो यहां पर वह व्यक्ति होता है वो कहता है कि अभी भी मौका है, यहां पर जो लड़की इनकी आई है हम इसको तब तक बहू का दर्जा नहीं देंगे तब तक ये हमें पैसे ना दे दे और उतने दिनों तक ये चुपचाप एक कमरे के अंदर रहेगी और कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर सभी लोग इस बात पर सहमति जताते हैं और अब यहां पर जो दुल्हन होती है उसको एक कमरे में अलग से रख दिया जाता है और उसके पति मुकेश से उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाता है। अब मुकेश ने जब से सुमन को देखा था, उसका फोटो देखा था, तो उसके बाद से वह उसका दीवाना हो गया था और बहुत सारी तैयारी कर चुका था वह पहले ही कि अपनी पत्नी से ये बातें करूंगा, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जब घर वाले ये फैसला सुना देते हैं तो उसके बाद मुकेश के पूरे अरमानों पर पानी डल जाता है और वह बहुत कुछ सोचने लगता है। अब घर वाले थे और गांव का माहौल था तो वह घर वालों से कुछ नहीं कह पाता है और चुपचाप उनकी हां में हां मिलाता है। लेकिन मुकेश के अंदर एक अलग सी बेचैनी थी और वह जल्द से जल्द अपनी पत्नी से मिलना चाहता था। यहां पर जो मुकेश की मां और उसकी बहन होती हैं वो ज्यादातर उसकी पत्नी के पास रहा करती हैं और उसे बिल्कुल भी मुकेश से नहीं मिलने दिया करती हैं। इधर जो सुमन होती है वह भी चुपचाप रहती है क्योंकि उससे भी बोल दिया गया था कि अपने घर वालों से बोल दो कि वो लोग पैसों का इंतजाम करेंगे और उसके बाद ही हम तुम्हें इस घर की बहू का दर्जा दे पाएंगे। इस बात को सुनकर सुमन चुपचाप रह जाती है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती अपने पिता से बोलने की, क्योंकि उसे पता है कि उसके पिता ने वो 3 लाख रुपए जैसे तैसे करके जुटाए थे और उन पैसों को भी अगर कोई चोर ले गया तो उसके बाद वो अब कहां से पैसे जुटाएंगे। इसी वजह से वह अपने पिता से कुछ भी नहीं कह पाती है। धीरे धीरे 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, लेकिन यहां पर घर वाले बिल्कुल भी मुकेश और सुमन को अकेला नहीं छोड़ते हैं और उनके बीच में बांधा बनकर खड़े रहते हैं। मुकेश इधर उधर से मौका भी देखता है, जब कभी उसकी बहन और मां इधर उधर हुआ करती तो वो उस कमरे में जाया करता, लेकिन उसी दौरान या तो घर का कोई मर्द उसे आवाज लगाकर बाहर बुला लिया करता या फिर घर के अंदर मां और बहन कहीं इतनी दूरी पर हुआ करती कि वह वहां से फौरन से आ सकती थी तो वह फौरन से कमरे के अंदर घुस जाती। जब वह अंदर जाकर पूछने लगा करती कि तू यहां पर क्या कर रहा है, तो वो बोला करता है कि मैं अपने कपड़ों को लेने के लिए आया हूं। अब इन सभी बातों को देखते हुए मुकेश के माता पिता भी समझ रहे थे लड़के की बेचैनी, तो वो सोचने लगते हैं कि कहीं ऐसा ना हो किसी दिन जबरदस्ती किवाड़ बंद कर ले और उसके बाद हमारा दहेज का सपना ऐसा ही रह जाए। तो इसी बात को सोचकर वह कमरे के अंदर की जो कुंडी होती है उसको भी निकलवा देते हैं जिस कमरे के अंदर वो लड़की सुमन रहा करती थी और यहां पर पूरी तरह से पहरेदारी करने लगते हैं। यहां पर जो मुकेश होता है वह ऐसी मौका झोंका देखकर उससे थोड़ी बहुत बातचीत किया करता है। तो जब भी सुमन को मुकेश से बात करने का मौका मिला करता है तो वो उससे कहने लगती है कि आप मुझे मेरे घर भेज दीजिए क्योंकि मेरे पिता पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएंगे और आपको मुझसे अलग ही रहना होगा। तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि क्यों, ऐसा क्या हुआ। तो वो बताने लगती है कि दरअसल मेरे पिता के ऊपर 3 बेटियों की जिम्मेवारी है और साथ में एक बेटा भी है, तो इसी वजह से उनके पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है। ये पैसे भी रिश्तेदारों से लेकर उन्होंने रख रखे थे, लेकिन उनको जब चोर ले गया तो उसके बाद उनके पास इतने पैसे नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो मुकेश होता है वो गहन सोच विचार करने लगता है और धीरे धीरे जैसे शादी को 10 दिन बीतते हैं तो उसके बाद जो मुकेश होता है वो कहीं से 3 लाख रुपयों का इंतजाम करता है और उसके बाद अपनी पत्नी के पास चुपके से आता है और आने के बाद उससे कहने लगता है कि ये लो 3 लाख रुपए और अपने पिता से बात करके उनका अकाउंट नंबर ले लो और इन पैसों को मैं उनके अकाउंट में डलवा देता हूं और तुम्हारे पिता इन पैसों को मेरे घर वालों को दे देंगे और उसके बाद हम लोग अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करेंगे। यह बात सुनते ही जो सुमन होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और एकदम से वो पूरी तरह से भावुक होकर मुकेश के गले लिपट जाती है। इसके बाद मुकेश उसे हटाता है और कहता है कि थोड़ा सा और इंतजार कर लो, जब इतना इंतजार कर लिया तुम्हारे पिता के मैं अकाउंट में डलवा देता हूं और आज ही तुम्हारे पिता को बोल देना कि वो पैसों को निकाल कर दे देंगे। इसके बाद जो सुमन होती है वो अपने पिता का अकाउंट नंबर लेती है और मुकेश को उस अकाउंट नंबर को दे देती है। मुकेश जैसे उस अकाउंट नंबर की पर्ची को लेता है तो वहां से सीधा बैंक में जाता है और उनके अकाउंट में उन 3 लाख रुपयों को जमा करवा देता है। जैसे उसने जमा किए थे तो वहां से जो सुमन का पिता होता है उन पैसों को निकाल
निकालता है और निकालने के बाद यहाँ पर इन लोगों को लाकर दे देता है। और जैसे मुकेश के घर वाले उन पैसों को देखते हैं तो उनकी आंखों में एक अलग सी चमक आ जाती है। लेकिन यहाँ पर जो सुमन का पिता होता है वह इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं होता, क्योंकि उसे यह बात पता चल गई थी कि उसकी बेटी को 10 दिन तक इस तरह से रखा गया है और उसके बाद दामाद जी ने ये पैसे उसे दिए हैं। तो वो अपनी बेटी से कहता भी है कि बेटी ये लोग तो लालची हैं और तुम यहीं पर आ जाओ, हमें तुम्हें इनके साथ शादी नहीं करानी। लेकिन यहाँ पर जो बेटी होती है वो कहने लगती है कि बाबूजी बेशक ये लोग लालची हैं लेकिन मेरे पति ऐसे बिल्कुल भी नहीं है और इसी वजह से उन्होंने पैसों का इंतजाम किया है और वो मुझे बहुत चाहते हैं, तो आप इस काम को कर दीजिए, मुझे यही घर अच्छा लग रहा है। इसके बाद सुमन के पिता तैयार हो जाते हैं और उन पैसों को उन्हें लाकर दे देते हैं। यहाँ पर जैसे घर वालों को पैसे मिलते हैं तो उसके बाद सुमन को इस घर की बहू का दर्जा दिया जाता है और दोनों पति पत्नी के बीच में जितनी भी बाउंडेशन लगाई गई थी वह सारी के सारी हटा दी जाती है। उस कमरे के अंदर एक नई कुंडी भी लगा दी गई थी। जैसे ही यहाँ पर पहले दिन जो मुकेश होता है शादी के 11वें दिन अपनी पत्नी के पास जाता है तो उसके बाद एकदम से जो पत्नी होती है उसके गले लिपट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कहती है कि आप जैसा पति अगर मुझे मिल गया है तो मुझे जिंदगी में किसी भी चीज की कठिनाई नहीं होने वाली और आपको पाकर मैं बहुत ही ज्यादा धन्य हो गई। इसके बाद जो मुकेश होता है वो उसे समझाने लगता है, कहता है कि सुमन ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था तो मैं तुमसे प्यार कर बैठा था और मैं तुमसे मिलने के लिए काफी ज्यादा बेकरार था, तो इसी वजह से मैंने पैसों का इंतजाम कर दिया ताकि हम लोग एक तो हो सके, कोई भी दिक्कत नहीं है। इस बात को सुनकर सुमन और मुकेश एक दूसरे के गले लिपटे रहते हैं काफी देर तक और उसके बाद काफी अच्छा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते हैं और कुछ दिनों बाद जो पुलिस वाले होते हैं जो यहाँ पर रिपोर्ट लिखकर गए थे वह लोग उनकी गरीबी को देखकर उस केस पर अच्छी तरह से काम करते हैं और काम करने के दौरान उनके रडार में एक आदमी आता है जिस पर उन पैसों के होने का शक होता है। दरअसल इस शादी के अंदर जो म्यूजिक वाला उन लोगों ने बुलाया था उसको अपने दोस्तों के साथ बैठकर अच्छी तरह से पैसे उड़ाते हुए देखा गया था और जब पुलिस वाले ये सब कुछ देखते हैं तो उसके बाद उस व्यक्ति पर अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं और जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चलता है कि यही उन पैसों और गहनों के बैग को लेकर आया था, क्योंकि यहां पर इसने कुछ गहने एक ज्वेलर को बेचने की भी कोशिश की थी लेकिन उस ज्वेलर ने उससे साफ साफ मना कर दिया था। और जब पुलिस वाले आसपास की दुकानों पर पूछताछ करते हैं तो यहां पर वह गहने वाली बात पुलिस वालों को पता चल जाती है। इसके बाद पुलिस वालों के द्वारा उस म्यूजिक वाले को बुलाया जाता है और बुलाने के बाद अच्छी तरह से खातिरदारी करके उससे सारे के सारे पैसों को निकलवाया जाता है। अब कुछ पैसे तो उसने खर्च कर दिए थे लेकिन जो पुलिस वाले होते हैं उन्होंने उन माँ बाप के आंसू देखे थे जिनकी बेटी की शादी शायद इन पैसों की वजह से रुक जाती और इसके बाद वो लोग उससे उन पैसों की पूर्ति करने के लिए बोलते हैं। जब उसे पुलिस का डर लगता है तो उसके बाद वो कहीं से भी कर्ज लेकर उन पैसों को पूरा कर देता है और पूरा करने के बाद उन्हें सौंप देता है। यहाँ पर पुलिस वाले उन सारे के सारे पैसों को सुमन के पिता को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो भाई, तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास है और साथ में उन्होंने वो जेवर भी लौटा दिए थे। जब सुमन के पिता के पास वो जेवर और पैसे आते हैं तो उसके बाद सुमन के पिता सुमन को बताने लगते हैं और कहते हैं कि बेटी अपने दामाद को भेज दो और तुम्हारा जो असली दहेज है वो यहाँ पर रखा हुआ है, उनको ले जाएंगे। अब जो सुमन का पति होता है मुकेश, वह मना भी करता है, कहता है कि कोई बात नहीं, मना कर दो बाबूजी से। लेकिन यहाँ पर जो सुमन होती है वो कहने लगती है कि कोई बात नहीं, जब बाबूजी ने ये पैसे हमारे लिए रखे थे और अब ये मिल गए हैं तो तुम इन पैसों को स्वीकार करो और अपने पास रख लो। लेकिन यहाँ पर तभी जो मुकेश होता है वो कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम पैसों को दिलवा दो, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और मैंने तो ये पैसे किसी ब्याज वाले से लिए थे और उसके पैसे लौटाने भी हैं। यहाँ पर मैंने इनको 10% पर लिया था क्योंकि मुझे अर्जेंट जरूरी थी और इसी वजह से मैं इनको उसे दे दूंगा और मेरा काम भी फारिग हो जाएगा, वरना मैं कब तक नौकरी से इन पैसों को पटाता रहूंगा, क्योंकि 3 लाख रुपए का ब्याज 10% के हिसाब से इतना हो जाएगा जितनी मेरी पूरी सैलरी हुआ करती है और पैसे बिल्कुल भी नहीं पटेंगे। इस बात को सुनकर सुमन और भी ज्यादा भावुक हो जाती है और जब वह ये बात सुनती है कि उसके पति ने ब्याज पर पैसे लेकर उसके दहेज की पूर्ति की थी तो उसके बाद वह उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि ठीक है, आप पिताजी के पास चले जाना और वो आपको इन पैसों को दे देंगे। यहाँ पर जो मुकेश होता है वहां से सीधा अपने ससुर के पास जाता है और उसका ससुर पूरे पैसों को और साथ में उन गहनों को उसको दे देता है और वहां से सीधा जो मुकेश होता है उस ब्याज वाले के पास जाता है जिससे उसने पैसे लिए थे। अभी पैसों को लिए 7-8 दिन ही हुए थे, लेकिन यहाँ पर जो ये सूदखोर होता है वो कहने लगता है कि इस तरह से मैं पैसे नहीं लूंगा और मुझे तो ब्याज पहले चाहिए, उसके बाद ही पैसे ले सकता हूं। अब पैसे 3 लाख थे, लेकिन यहाँ पर सूदखोर ने ब्याज 30,000 रुपए लगा दिया था और कहा था कि मैं तो इतने पैसे ही लूंगा और वहां पर जो मुकेश होता है उन पैसों को दिए बिना ही वहां से वापस लौटाता है। अब पत्नी पूछती है कि उसके पैसे लौटा दिए, तो यहाँ पर मुकेश मना करता है, कहता है कि उन्होंने 30,000 रुपए के लिए और कहा है कि मैं तो ब्याज का काम किया करता हूं और ये पैसे मुझे जरूर चाहिए, उसके बाद ही मैं इन पैसों को लूंगा। तो उसके बाद पत्नी इस बात को सुनकर थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद उसकी नजर उस पोटली पर जाती है जिसके अंदर उसके गहने थे जो उसके पिता ने बनवाए थे। तो वो अपने पति से कहने लगती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आप ऐसा करो, चुपचाप इन गहनों को गिरवी रखवा दो और उसके बाद उसके पूरे पैसे दे दो, क्योंकि इन गहनों से इस बात की पूर्ति तो हो जाएगी
लगी कि 30,000 रुपए हमें मिल जाएंगे और बाद में तुम कमा कमा कर इनको छुड़वा लेना। इसके बाद जो मुकेश होता है वो ऐसा ही करता है, उन गहनों को जाकर एक जगह गिरवी रख देता है और उसे 30,000 रुपए मिल जाते हैं। 30,000 रुपए को वह उस सूदखोर को दे देता है और साथ में 3 लाख रुपए भी दे दिए थे। मुकेश का कर्जा पड़ जाता है और इसके बाद आज तक भी जो मुकेश होता है वह अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से जीवन बिता रहा है और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर अब उनकी शादी को 8 से 9 महीने हो गए हैं और जो सुमन होती है उसके पेट में बच्चा भी है। पति पत्नी बड़े ही खुश हैं और जो पति होता है मुकेश वह अपनी पत्नी सुमन को अपने साथ वहीं पर ले गया है जहां पर उसकी नौकरी लगी है और अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ रहा करते हैं। इधर यहाँ पर जो सुमन के घर वाले हैं वह भी बड़े खुश हैं क्योंकि उन्हें एक ऐसा दामाद मिला है जो उनकी बेटी को अच्छी तरह से समझा करता है और यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी समझा करता है। इधर जो घर वाले होते हैं वह भी बड़े खुश होते हैं कि उनके बेटे को दहेज में 3 लाख रुपए मिल गए और एक बाइक भी मिल गई। कुछ दिनों बाद जो यहाँ पर मुकेश होता है उन गहनों को भी छुड़ाकर अपने घर वालों को दे देता है और इस बात से वो और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी जहां पर एक लड़के की चालाकी की वजह से उनका उजड़ता हुआ घर बस गया, वरना ना जाने इनका रिश्ता कैसे बन पाता और ये लोग कैसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करते। बाकी आप क्या कहना चाहते हो उस दूल्हे के बारे में जिसका नाम मुकेश होता है और आप क्या कहना चाहते हो उस चोर के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।